Good morning to all students. Today we will discuss uh, new international economic orders. न्यू इकोनॉमिक इंटरनेशनल ऑर्डर्स का मतलब क्या है कि 1945 के बाद जब ब्लॉक्स बने तो थ्री ब्लॉक्स मेनली, वन वाज यूएसएसआर साइड एंड सेकंड यूएस साइड एंड थर्ड वाज नॉन अलाइनमेंट मेंबर्स नेम. So there was a struggle that how LDC कंट्रीज, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, जो अभी काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज नहीं है, उनका डेवलपमेंट कराना था. ये एक खास जिम्मेदारी थी क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो सभी अपना बेसिक फैसिलिटी या नीड्स वो कंप्लीट कर चुके थे. और अब यहाँ पे आता है कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे किया जाए. द नॉन अलाइंड कंट्रीज वर मोर देन मेयरली मेडिटेटर्स ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर. देखो इन्होंने काफ़ी योगदान दिया था इसमें. कोल्ड वॉर के कोल्ड वॉर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. द चैलेंज फॉर मोस्ट ऑफ द नॉन अलाइंड कंट्रीज, ए majority of them were categorized as least developed countries, was to be more developed economically and lift their people out of the poverty. इकोनॉमिकल डेवलपमेंट वाज आल्सो विटल फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ न्यू कंट्रीज. जैसे जैसे 1945 के बाद बहुत सारे देश आज़ाद हुए थे, इंडिपेंडेंट कंट्री बने थे, तो उनके लिए जो अपने देश को डेवलप्ड कराना या पॉवर्टी से बाहर निकाला उनके लिए मेजर चैलेंज था. ए कंट्री कुड नॉट बी ट्रूली फ्री. जब एक देश को तब तक पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट नहीं कहा जा सकता जब तक कि वो रिचर कंट्रीज इंक्लूडिंग द कॉलोनियल पावर्स फ्रॉम विच पॉलिटिकल फ्रीडम हैड बीन अचीव्ड. जो उन्होंने कॉलोनी से, कॉलोनियल मतलब कि जो ब्रिटिश राज से स्वतंत्रता प्राप्त की है, आज़ादी प्राप्त की है, इंडिपेंडेंस प्राप्त की है, तब तक रियल में या वास्तविकता में आज़ादी नहीं कह सकते जब तक कि वो पॉवर्टी से अपने देश को बाहर न निकाल लें या जब तक उसके देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो जाता. आगे कहता है द आइडिया ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नियो के जो नाम से जाना जाता है, ओरिजिनेटेड विद दिस रियलाइजेशन द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट. ये अंकटाड है, ठीक है, ये मेन डिपार्टमेंट है इसका, यूएनओ का. द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटाड ब्रॉट आउट टू रिपोर्ट इन 1972. 1972 में इसने एक रिपोर्ट तैयार की थी, ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट. द रिपोर्ट प्रपोज ए रिफॉर्म्स ऑफ ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम सो एज. तो उसमें क्या कहा था कि भाई जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराना है, जो भी ट्रेड से रिलेटेड, जैसे आपस में व्यापार करेंगे सभी देश वर्ल्ड लेवल पे, तो जितने भी एलडीसी कंट्रीज हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो बहुत कम डेवलप्ड हैं या डेवलपिंग कंट्री बोला जाता है जिनको, जो डेवलप्ड कर रही हैं, ठीक है, तीन कैटेगरी में वर्ल्ड बांटा गया था. एक डेवलप्ड जो पूरी तरह से विकसित देश है, डेवलपिंग जो विकासशील देश है जैसे भारत है, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं. और अनडेवलप्ड कंट्रीज अविकसित देश, बहुत सारे देश, साउथ अफ्रीका के देश हैं, लैटिन अमेरिका के देश हैं जो बिल्कुल अविकसित हैं, जिन्होंने बेसिक नेसेसिटी भी कंप्लीट नहीं की है. तो उन सब का जो ये विकसित देश थे, या जो यूएनओ की स्थापना की गई थी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, इसमें अंकटाड ने एक रिपोर्ट, जो अंकटाड है ट्रेड एंड डेवलपमेंट के लिए, जो इसकी एक मेन समिट है, संस्था है या डिपार्टमेंट है, इसने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, पब्लिश की थी, जिसमें कहा गया था कि वर्ल्ड को साथ लेके चलना है, वर्ल्ड के सभी देशों का विकास होना चाहिए. और इसके लिए इन्होंने रिपोर्ट में कहा कि जितने भी ये डेवलपिंग कंट्रीज है या अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं, सभी का विकास होना चाहिए और सभी को हम ट्रेड के साथ जोड़ेंगे. जैसे WTO है, ठीक, आज 195 कंट्रीज इसके मेंबर हैं. वो क्या चाहते हैं कि भी सभी देश मिलके डेवलप्ड करें, ट्रेड करें, जिससे सभी देशों का विकास होगा. तो इसने क्या कहा था अपनी रिपोर्ट में, फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, गिव द LDC कंट्रोल ओवर द नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइटेड बाय द डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज. जो LDC कंट्रीज हैं उनके पास अपने नेचुरल रिसोर्सेज की पूरी पावर होनी चाहिए ताकि वेस्टर्न कंट्री द्वारा उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो सके. जैसे ब्रिटिश राज में इंडिया का एक्सप्लॉइटेशन हुआ था नेचुरल रिसोर्सेज का, ताकि भाई बाद में वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन ना कर सके. सेकेंड क्या कहता है, ऑब्टेन एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट सो दैट LDCs could sell their products and therefore make trade more beneficial for the poorer countries. अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो वेस्टर्न मार्केट है, वेस्टर्न मार्केट जैसे इंडियन मार्केट का उन्होंने एक्सप्लॉइटेशन किया था,
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, या ब्रिटेन के द्वारा एक्सप्लोइटेशन हुआ था, ताकि आगे किसी देश का एक्सप्लोइटेशन ना हो और उनको डेवलप करने का मौका मिले। ठीक, इसलिए उन्होंने क्या किया था, वो देश जिनका कॉलोनिज्म के कारण एक्सप्लोइटेशन हुआ था, उनको ऐसे अवसर प्रोवाइड कराने हैं, ऐसे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी है, ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकें। ठीक, और जो पुअर कंट्रीज हैं उनको ट्रेड में शामिल किया जाए। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड की मार्केट पे अपने प्रोडक्ट को वो लेके आए। थर्ड जो ऑब्जेक्टिव था, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज। जो भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं या डेवलप्ड कंट्रीज थी, वहाँ टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हो चुकी थी, लेकिन जो पुअर कंट्रीज थे या डेवलपिंग कंट्रीज है या अनडेवलप्ड कंट्रीज है, वहाँ टेक्नोलॉजी की कीमत बहुत ज़्यादा होगी, कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। तो अंकटाड ने, जो यूएनओ की संस्था है, इसने कहा कि भाई डेवलप्ड कंट्रीज की जो टेक्नोलॉजी है इनको प्रोवाइड कराई जाएगी, इनकी कॉस्ट कम कॉस्ट पे प्रोवाइड कराई जाएगी। प्रोवाइड द एलडीसी विद ए ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। जितने भी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक है, जितने भी ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, सभी देशों को फैसिलिटी प्रोवाइड कराया जाए, ताकि इनका बेनिफिट, जितने भी इंटरनेशनल इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, इनका बेनिफिट सभी कंट्री को होना चाहिए। जैसे इंडिया है, कई बार डेवलप्ड ऑब्जेक्टिव के लिए, डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक से लोन लेता है, IMF से रिलीफ फंड मिलता है, या WTO है। तो बहुत सारे, इंडिया नहीं, बहुत सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपमेंट के लिए, रिकन्स्ट्रक्शन के लिए इनको बहुत फाइनेंशियल हेल्प मिलती है। ग्रेजुअली द नेचर ऑफ नॉन अलाइनमेंट चेंज टू गिव ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू इकोनॉमिक इशूज इन 1961। भी क्या कहता है, आगे कहता है कि ज़्यादातर द नेचर ऑफ नॉन अलाइंड चेंज टू गिव ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू इकोनॉमिक इशूज 1961 से जितने भी ये कंट्रीज थे नॉन अलाइनमेंट, ये धीरे धीरे चेंज होने लगे। एट द फर्स्ट समिट इन बेलग्रेड में इनकी एक समिट हुई थी। इकोनॉमिक इशूज हैड नॉट बीन वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक इशूज पे ज़्यादा जोर नहीं दिया गया। बाय द मिड 70 दे हैड बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू एज एन रिजल्ट नेम बिकम एन इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप। बाय द लेट 1980, देखो 1990 के बाद जितने भी नेम कंट्रीज हैं, नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज हैं, इन पे इफेक्ट आना शुरू हो गया था, क्योंकि 1991 में USSR का विघटन हो गया था, कुछ देश इससे अलग हो गए थे। ठीक है, ये ग्रुप से अलग होने लगे थे, इसलिए USSR और जो US है, इनका ना इफेक्ट कम होने लगा था। जितने भी नेम कंट्रीज थे, इनको ना एक ग्रुप को शामिल करना पड़ा। ठीक है, जैसे कहने को तो मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई हुई थी, लेकिन स्टार्टिंग में इफेक्ट USSR का था, इसलिए ज़्यादातर इफेक्ट के हिसाब से इसने जोर किस पे डाला था, सोशलिस्ट पे। इंडिया ने 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई, लेकिन इफेक्ट किसका था, USSR का। इसलिए पॉलिसी में 70% इफेक्ट किसका रहा, USSR, और USSR की पॉलिसी जो सोशलिस्ट थी। फिर धीरे धीरे कम होने लगा। 1990 के बाद सभी देशों ने, मोस्टली इंडिया जैसे देशों ने US की पॉलिसी अपनानी शुरू कर दी थी, कैपिटलिज्म अपनाना, जिसमें LPG की पॉलिसी आती है, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, इसको ज़्यादा इफेक्ट डालना शुरू कर दिया था। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस टिल हेयर, next in next video. Till here, if any doubt you can ask anytime.